हेलो बच्चों, नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सबका। मेरा नाम है सुमित और आपका एक बार फिर से मैं स्वागत कर रहा हूं आपके ही अपने YouTube चैनल एक्लोन एजुकेशन पे। और आज हम लोग क्या बातचीत करने वाले हैं, ये रिवीजन सीरीज के अंतर्गत हम लोग साइंस के पूरे सिलेबस को, पूरे कंटेंट को डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपके एग्जाम्स में आपको बहुत सारा लाभ मिले, बहुत सारा फायदा मिले। और इसी सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 के ऊपर बातचीत करेंगे, क्लास 10th, और इसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। एनसीईआरटी बेस्ड डिस्कशन को हम लोग कैरी कर रहे हैं और पूरा का पूरा इंटायर जो टॉपिक है इसको हम लोग इस क्लास में कवर करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है एक से ज्यादा पार्ट भी आए चैप्टर का, लेकिन पूरा पॉइंट कवर होना चाहिए। तो आज हम लोग एसिड बेस सॉल्ट से शुरुआत कर रहे हैं और ये इसका पहला लेक्चर है। और आज की कहानी को अभी मैं शुरू करूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट। ये चैनल आपका अपना चैनल है, नया चैनल है एक्लोन एजुकेशन। तो आपको अभी फिलहाल इसको सब्सक्राइब करना है। अगर आपको ये चैनल के सारे कंटेंट्स अच्छे लग रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत मेहनत से इस कंटेंट को बनाया जा रहा है और आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर उसके बाद हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2 है हमारा, एसिड बेस सॉल्ट्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को जानना है। तो आज हमने जो टारगेट रखा है कि आज हम लोग ये पढ़ेंगे। 4 टारगेट है हमारा। एक तो बेसिक इंट्रोडक्शन की बात पहले कंप्लीट कर लेते हैं, व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस, उसके बारे में बात कर लेंगे। तो इंट्रोडक्शन तो है ही। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट हम लोग आज का टारगेट में लेकर के चल रहे हैं कि आज हम लोग इसको कवर करने वाले हैं कंप्लीटली, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। दिस इज सेकेंड टारगेट। थर्ड, व्हाट्स कॉमन इन एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस में ऐसा क्या कॉमन होता है, सारे एसिड में वो चीज कॉमन होती है। इसको आप इंट्रोडक्शन से भी लिंक कर सकते हैं, तो इंट्रोडक्शन में भी इसके ऊपर हम बात करेंगे। और ये दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा हो गया, और चौथा टारगेट हमारा ये है कि व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। एसिड बेस के साथ क्या होता है, डाइल्यूट कैसे किया जाता है एसिड बेस को, इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में और भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन आज का टारगेट हमारा ये कि ये 4 कम से कम पहले पढ़ ले, उसके बाद बाकी और भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं, सीधे हम आ जाते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन पे। देखो, एसिड क्या है। एसिड बहुत सारे होते हैं, दीज आर द केमिकल सब्सटेंस, इनको हम लोग केमिकल्स कहते हैं। एसिड भी केमिकल है और बेस भी केमिकल है। तो हमारे आसपास प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें नेचुरली कुछ ना कुछ एसिड होता है। जैसे आप नींबू खाते हो ना, उस नींबू में कोई ना कोई एसिड होता है। क्या होता है याद करो। ऑरेंज संतरा खाते हो, उसमें कोई एसिड होता है। दही में एसिड होता है, पालक टमाटर में एसिड होता है। ये वो एसिड्स हैं जो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस या नेचुरली मटेरियल्स के अंदर पाए जाते हैं, और कई बार तो इन चीजों को हम खाते हैं। आमतौर पर ये वीक एसिड है, हालांकि पावरफुल एसिड्स भी होते हैं जिनको मिनरल एसिड कहते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। एसिड तो वो भी है, बहुत खतरनाक होते हैं, है ना। उन सब के ऊपर हम बात करेंगे। फिलहाल कुछ एसिड की पहचान की अगर हम बात करें कि कैसे किसी मटेरियल के अंदर एसिड है या नहीं है, अगर इसको पहचानना हो, तो एक कॉमन तरीका क्या होता है, ये आप समझ लीजिए कि जो भी एसिड है या एसिड से बनी हुई जो भी चीज है, अगर आप उसे टेस्ट कर सकते हैं, जीभ पे ले सकते हैं। मैं फिर से बोलूंगा कि हर एसिड को जीभ पे नहीं लिया जा सकता है, इट डिपेंड्स। मतलब तेजाब भी तो होता है एसिड। तो अब जैसे जो वीक एसिड होता है, जो खाने की चीजों में होता है, नींबू तो हम खाते हैं, ऑरेंज तो हम खाते हैं, एसिड इसमें भी होते हैं। तो इनमें कॉमन चीज क्या है, एसिड। ये एसिड से बनी हुई चीजें अगर हम उसको टेस्ट कर सकते हैं, पॉसिबल है, तो आप देखेंगे कि वो स्वाद में खट्टे होते हैं, सॉर इन टेस्ट। पहली चीज तो यही है एसिड की, ये पहली पहचान है, सॉर। चाहे नींबू हो, ऑरेंज हो, या फिर जो भी हो, ठीक है। तो एक एसिड की ये पहचान है कि ये स्वाद में खट्टे होंगे, सॉर होंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज, अब मैंने क्या बोला कि हर चीज को, हर एसिड को आप ऐसे जीभ पे लेके टेस्ट कर नहीं सकते, काफी खतरनाक भी हो सकते हैं। तो एसिड पहचानने का एक दूसरा तरीका क्या होता है, लिटमस पेपर टेस्ट। मे भी शायद आप जानते होंगे, लिटमस पेपर एक तरीके से क्या है, इंडिकेटर है। इंडिकेटर की बात भी हम करेंगे, अभी के डिस्कशन में करेंगे। इंडिकेटर, इंडिकेट करने वाले सब्सटेंस को कहा जाता है। ये वो सब्सटेंस है, ये वो मटेरियल्स है जो अपने में कुछ परिवर्तन या अपने में कुछ चेंज के जरिए, कलर चेंज के जरिए, स्मेल चेंज के जरिए आपको बता देता है कि ये सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है, व्हाटएवर। लिटमस इसका एक एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे।
सो बेसिकली लिटमस पेपर के जरिए क्या एसिड की पहचान की जा सकती है? इसका जवाब है हाँ, की जा सकती है ना, बिल्कुल की जा सकती है। कैसे की जा सकती है? तो मे भी शायद आपने पढ़ा होगा, शायद आपने सुना होगा। लिटमस पेपर जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर है, ब्लू कलर, रेड कलर इन सब में उपलब्ध होता है। अगर आपके पास मान लो ब्लू लिटमस पेपर है, जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, एग्जाम्पल 1 में इसको कह रहा हूं, आप इस सॉल्यूशन के बारे में पता लगाना चाहते हो कि इसमें क्या है, एसिड है या बेस है, वॉट एवर द केस, ठीक है ना। आप इसमें ब्लू लिटमस पेपर को डालो डालो जैसे कि इसमें डाला गया है। अब देखो, जैसे ही इस सॉल्यूशन के अंदर ये ब्लू लिटमस पेपर आ रहा है ना, ये क्या हो रहा है, ब्लू वाला रेड में कन्वर्ट हो रहा है। ये बताता है कि ये सॉल्यूशन एसिड है, क्योंकि एसिड की या एसिडिक सॉल्यूशन की ये खासियत होती है, इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। अब देखो ध्यान से, मैं जो बात बता रहा हूं ध्यान से सुनो। एसिड की पहचान है, इसका डेस्टिनेशन है रेड। अगर आपने ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डाला तो वो रेड होगा, बोलो हाँ होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ दूं कि इसमें रेड लिटमस पेपर को डालूंगा तो क्या होगा, रेड ब्लू हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, चेंज। ब्लू में रेड होगा, ब्लू कन्वर्ट्स इनटू रेड, बट रेड रेड ही रहेगा। इसीलिए अगर इस तरीके का लैंग्वेज कहीं भी आपको दिख जाए कि अगर एसिडिक सॉल्यूशन में मैं ब्लू लिटमस पेपर को डालता हूं तो क्या होता है, आप कहेंगे वो रेड हो जाएगा। लेकिन फिर अगर कोई पूछ दे कि एसिडिक सॉल्यूशन में मैं रेड लिटमस पेपर को डालूंगा तो रेड रेड ही रहेगा, नथिंग एल्स, क्योंकि रेड को ब्लू में कन्वर्ट करने का काम बेस का होता है, ठीक है ना। तो जो बेसिक सॉल्यूशन होता है ना, वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। देख रहे हो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। तो ब से ब्लू, ब से बेस, ऐसे याद रख लो। सो बेस का डेस्टिनेशन है ब्लू, एसिड का डेस्टिनेशन है रेड। तो यहां पे एक बात जरूर है कि ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा है और ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं फिर से यहां पूछूं, ठीक है ना, कि यहां पे अगर मैं ब्लू लिटमस ही डालूं, बेस के अंदर ब्लू लिटमस डालूं, तो ब्लू ब्लू ही रहेगा। तो सीधी सी बात मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर एसिड में आप ब्लू लिटमस पेपर को डालोगे वो रेड हो जाएगा, अगर रेड लिटमस को डालोगे तो रेड रेड ही रहेगा। बेस में अगर रेड को डालोगे तो ब्लू हो जाएगा, लेकिन अगर ब्लू डालोगे तो ब्लू ब्लू ही रहेगा, क्योंकि फाइनली ब्लू ही होगा बेस में और एसिड में रेड होगा। तो एसिड की पहचान रेड और बेस की पहचान ब्लू। तो एक तरीका है लिटमस पेपर के जरिए एसिड को पहचानने का भी और बेस को पहचानने का भी। ऑल्दो टेस्ट की अगर बात करें तो बेस जो होता है या साबुन जैसा, सोपी जैसा जो सब्सटेंस होता है, ये यूजुअली बिटर इन टेस्ट होते हैं, ये कड़वा होता है, ये खट्टा नहीं होता है। और लिटमस पेपर के जरिए इसको भी आप पहचान सकते हैं। तो sour in taste, that is acid; bitter in taste, that is base. Acid turns blue litmus paper into red, base turns red litmus paper into blue, है ना। But if you are putting blue litmus paper inside the base, then blue would be blue. Blue red नहीं हो जाएगा, वो तो एसिड करता है। अगर एसिड के अंदर अगर आप रेड डालोगे तो रेड रेड ही रहेगा। ये पॉइंट आपको सीधा सीधा याद रखना है। इसके अलावा और भी कॉमन चीज है, ठीक है ना। कॉमन चीज क्या है, जैसे एक पीएच वैल्यू है। पीएच वैल्यू आगे आप पढ़ोगे, लेकिन मे भी शायद आपको पता होगा कि हर सब्सटेंस का अपना पीएच वैल्यू होता है और इसका रेंज 0 से लेकर के 14 के बीच में होता है। सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 0 से कम नहीं हो सकता है, 14 से ज्यादा नहीं होता है। और आमतौर पर आपको ये शायद पता होगा कि एसिड या एसिड से बनी हुई चीजों के लिए पीएच वैल्यू 7 से कम होता है, लेस देन 7। और जो बेस होता है ना, इसका पीएच वैल्यू मोर देन 7 होता है। तो 7 से ज्यादा 8, 9, 10 ऐसे कुछ हो सकता है, और 7 से कम 7 मतलब 6.5, 6, 3 ऐसे करके होता है। तो अब ये डिस्कशन देखा जाए तो देखो, हमारा टारगेट क्या था, इंट्रोडक्शन की बात हम लोग कर रहे थे, है ना। इस इंट्रोडक्शन को आप चौथे पॉइंट के साथ कोरिलेट कर सकते हो। आगे मैं चौथा पॉइंट अलग से भी बता दूंगा, लेकिन कोरिलेट करो। इंट्रोडक्शन में ही हमें पता चल गया कि दुनिया में जो भी एसिड होते हैं ना, उनमें कॉमन क्या है कि वो उनका टेस्ट खट्टा होता है। तो कॉमनैलिटीज तो होगी ना, कुछ ज्यादा खट्टा होगा, कुछ कम खट्टा होगा, लेकिन सॉर इन टेस्ट, दैट इज कॉमन इन वन, कॉमन इन ऑल एसिड, एक चीज। दूसरा, सारे एसिड में कॉमन क्या है, लिटमस पेपर टेस्ट,
यानी ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, तो ये भी तो कॉमन चीज है। एक कॉमन चीज क्या है कि एसिड का पीएच वैल्यू 7 से कम ही होगा, कुछ का 7 से थोड़ा ज्यादा कम होगा, किसी का थोड़ा कम कम होगा, किसी का पीएच वैल्यू 6.5 होगा तो किसी का 4 होगा, 3 होगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन सबका 7 से कम है, तो ये कॉमन चीज ही तो है। बेस में कॉमन क्या है? बिटर इन टेस्ट। बेस में कॉमन क्या है कि इसका पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगा, 8, 9, 10 जो भी है ना, ये तो कॉमन चीज ही है ना। लिटमस पेपर के साथ क्या करता है बेस? रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, तो सारे बेस ऐसे ही करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में कॉमन पॉइंट भी आ गया, हालांकि कुछ और कॉमन पॉइंट भी है जो आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जैसे एसिड की पहचान है H प्लस आयन, ये आयनाइज्ड होकर के H प्लस देता है, और बेस में OH माइनस आयन देता है, तो सारे बेस में OH माइनस आयन की पहचान है, एक तरीके से देखा जाए तो कॉमन होता है। H प्लस आयन एसिड की पहचान है, तो ये भी तो कॉमन है। तो यानी पहला और चौथा पॉइंट कहीं ना कहीं मिलता जुलता है, इंट्रोडक्शन में ये सारी चीजें आ जाती है, तो इसको हम इसके साथ चौथा पॉइंट नहीं, तीसरा पॉइंट, गलती से मैंने चौथा बोल दिया, कॉमन इन एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है ना। तीसरा और पहला पॉइंट मिल रहा है, चौथा तो अलग है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है जी। तो होपफुली ये पॉइंट आपको फिलहाल समझ में आ गया है, ठीक है। लिटमस पेपर वाला भी समझ में आ गया है। अच्छा, मैं बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि ये जो लिटमस पेपर है ये एक इंडिकेटर है, और ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं जो आपको बताते हैं किसी सब्सटेंस के बारे में कि वो एसिड है या फिर बेस है, अपने कलर के जरिए किसी और तरीके से, है ना। तो उसको भी आपको पढ़ना है, लेकिन कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट को डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी इंडिकेटर से शुरुआत करेंगे वापस, इंट्रोडक्शन के बाद इंट्रोडक्शन में ही इंडिकेटर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी, ताकि क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। पहली बात, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, यस, एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, ये अभी हमने पढ़ लिया। whereas bases are bitter in taste एंड ये क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। डन है जी, ये पॉइंट डन। और दूसरा पॉइंट भी हमने देख लिया है कि लिटमस इज इंडिकेटर, हालांकि एक नई चीज क्या लिखी हुई है, इट्स अ नेचुरल इंडिकेटर। मतलब इसको नेचुरल इंडिकेटर लिटमस पेपर को क्यों कहते हैं? क्या आर्टिफिशियल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर भी होते हैं? मेरा जवाब है यस। इंडिकेटर्स वेराइटीज टाइप के होते हैं, कई तरीके के होते हैं। जो इंडिकेटर आपको प्लांट से मिलता है, जैसे लिटमस पेपर लाइकेन प्लांट से प्राप्त किया जाता है, लाइकेन प्लांट होता है ना, उससे निकाला जाता है, बनाया जाता है, नेचुरल है। हल्दी जानते हो, टर्मरिक, हल्दी से भी आप एसिड बेस को पहचान सकते हो, हल्दी भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। और भी है, हल्दी हो गया, लिटमस पेपर हो गया, ये प्लांट से प्राप्त होता है। चाइना रोज, जो हेबिस्कस प्लांट की पंखुड़िया, फूल की जो पंखुड़िया होती है ना, फूल के जो पार्ट्स होते हैं उसको भी इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है, ये सब नेचुरल है। तो जो प्लांट से प्राप्त हो नेचुरल है, लेकिन कुछ ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो केमिकल, प्योर केमिकल्स होते हैं, जैसे फिनोप्थिलीन है, ये केमिकल सब्सटेंस है। मिथाइल ऑरेंज है, दीज आर नॉट नेचुरल, इनको सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। तो एक हो गया इंडिकेटर का कैटेगरी 1, जिसमें हल्दी, लिटमस या फिर चाइना रोज जैसे प्लांट प्रोडक्ट वाले इंडिकेटर्स आते हैं, इनको हम लोग कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर। और एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो प्योरली केमिकल होते हैं, जिसमें मिथाइल ऑरेंज या फिनोप्थिलीन जैसे केमिकल्स आते हैं, ये भी एसिड बेस को बताता है, इंडिकेटर ये भी है, कैसे आगे मैं बताऊंगा। तो ये हो गया सिंथेटिक इंडिकेटर। और तो और कुछ ऐसे भी इंडिकेटर होते हैं जो स्मेल के जरिए एसिड बेस के प्रेजेंस को बताता है। अभी लिटमस की बात करो या टर्मरिक भी पढ़ोगे तो वो आपको पता चलेगा। जैसे टर्मरिक के बारे में एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, हल्दी है ना, हल्दी पीला होता है, ये ओरिजिनली येलो होता है, ये बात आप जानते हैं। तो हल्दी कैसे बताता है किसी सब्सटेंस के बारे में वो एसिड है या बेस है? क्योंकि देखो, अगर किसी पेपर पे हल्दी लगा हुआ है, ठीक है, और हल्दी पीला है, पेपर पीला है हल्दी के कारण, ठीक है, जैसे इस शर्ट पे हल्दी का दाग लगा हुआ मान लो, है ना, और अगर आपने उसके ऊपर कोई एसिड डाला, हल्दी अगर एसिड के साथ रहेगा तो हल्दी का कलर जैसे था वैसे ही रहेगा, पीला पीला ही रहेगा, एसिड के साथ चेंज ही नहीं होता। अगर आप इसके ऊपर कोई एसिड डालोगे, नो चेंज, पीला पीला ही रहेगा। लेकिन अगर आप इस हल्दी के दाग के ऊपर साबुन लगा दो, सोप, सोप जो कि कोई एक बेस है, बेस का एग्जांपल है,
ये ऐसे रेड डीप लाल हो जाता है, क्योंकि हल्दी जब एसिड के साथ रहता है तब तो कलर चेंज ही नहीं होता है, ये पहचान है कि वो एसिड है। हल्दी के साथ आप हल्दी के ऊपर किसी सब्सटेंस को डालो और हल्दी पीला ही रहा, एसिड है। लेकिन अगर किसी दूसरे सब्सटेंस को डालो और वो एकदम लाल हो जाए तो वो बेस की पहचान है, क्योंकि हल्दी बेस के साथ डीप रेड हो जाता है। इसलिए जब आ, खाने का दाग लग जाता है ना शर्ट के ऊपर, पीला हल्दी का दाग, आप जब साबुन से धोते हो ना, तो साबुन मतलब बेस, और ये हल्दी चूंकि नेचुरल इंडिकेटर है तो ये ऐसे लाल हो जाता है। खूब और अच्छे से धोते हो पानी में, फिर न्यूट्रलाइज करते हो, फिर कपड़े साफ करते हो, अलग बात है, लेकिन शुरू में ऐसे हो जाता है। सो ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, हैव यू नोटिस दैट अ स्टेन ऑफ करी, सब्जियों की ऐसे मान लीजिए, करी ऑन अ व्हाइट क्लॉथ becomes reddish brown when soap which is a basic in nature is scrubbed on it। जब साबुन को उसके ऊपर रगड़ा जाता है ना, करी के पीले दाग के ऊपर, तो ये एकदम ब्राउन रेड टाइप का हो जाता है ना। इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन इट इज वॉश्ड विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। जब पूरा का पूरा फिर से आप बहुत ज्यादा पानी में धोते ना, तो उसका प्रभाव थोड़ा सा इम्पैक्ट कम हो जाता है, तो फिर वापस एक तरीके से हल्का येलो हो जाता है। और ये प्रोसेस आप कैरी करते रहते हो दाग को हटाने के लिए, ठीक है जी, ओके। तो अब यहाँ क्या पता चल रहा है कि टर्मरिक भी कलर के जरिए एसिड के बारे में बता देता है, बेस के बारे में। अगर कलर चेंज नहीं हो रहा है टर्मरिक या हल्दी के साथ, हम कहते हैं वो एसिड है, और अगर लाल हो गया डीप ब्राउन लाल, तो वो बेस है। तो ये जो इंडिकेटर है, ये जो टर्मरिक है, ये सब कलर चेंज करके एसिड बेस बताता है ना, कलर बदल जाता है ना, ठीक बात है। पर अभी अभी मैंने क्या बोला कि कुछ ऐसे इंडिकेटर्स भी प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं जो कलर से एसिड बेस नहीं बताते, बल्कि स्मेल के जरिए एसिड बेस बताते हैं। जैसे सबसे कॉमन एक इंडिकेटर है स्मेल वाला, जिसको हम प्याज कहते हैं, अनियन। आपको पता है प्याज के जरिए भी किसी सॉल्यूशन में आप पता लगा सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। प्याज एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, लेकिन गंधीय इंडिकेटर, स्मेल से बताता है। ऐसे और भी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा सिंपली कहने का मतलब ये है, ये देखो, इंडिकेटर्स तीन तरह के होंगे। एक हो गया नेचुरल इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर, इन प्लांट, प्लांट से प्राप्त होता है, जैसे लिटमस हो गया, या फिर हल्दी हो गया, और भी है, बंद गोभी का पत्तियों से उसको बनाया जाता है सॉल्यूशन, हाइड्रेंजिया फ्लावर होते हैं उससे, ये सब प्लांट है, नेचुरल इंडिकेटर है। सिंथेटिक इंडिकेटर में केमिकल्स आते हैं, जिसमें मिथाइल ऑरेंज या फिनोप्थिलीन जैसे केमिकल है। और ऑल्फैक्टरी में मतलब जो स्मेल से बताता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में प्याज आ जाएगा। दीज सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड बेस। पहले मैं यही बता दूं, फिर उसके बाद ये दोनों बताऊंगा। ऑल्फैक्टरी मतलब थोड़ा दिलचस्प है ना, अलग है ना, तीन तरह के इंडिकेटर हो गए। ये देखो, ये वाला एक है आपका प्याज, अनियन। देखो कैसे अलग एसिड में अलग रिजल्ट देता है और बेस में अलग रिजल्ट देता है। जैसे अगर किसी सॉल्यूशन में आपने प्याज डाला, अगर वो सॉल्यूशन एसिडिक है, तो प्याज की जो एक पर्टिकुलर स्मेल होती है ना, वो एसिड में बनी रहती है, रिमेन्स स्मेल। क्या लिखा हुआ है, एसिड में प्याज की स्मेल वैसी रहेगी। लेकिन अगर इसी प्याज को आप बेस में डालोगे तो इसकी स्मेल चली जाती है। स्मेल का चला जाना, बदल जाना, स्मेल का लूज हो जाना इंडिकेट कर रहा है कि वो सब्सटेंस बेस है। तो प्याज को एक सॉल्यूशन में डाला, ए नाम के सॉल्यूशन में, प्याज की स्मेल वैसी रही, एसिड है। बी में डाला, स्मेल चला गया, तो आप समझ लो बेस है। तो प्याज से पता चला, कलर से नहीं पता चला, गंध से, ऑल्फैक्टरी स्मेल से पता चला। तो इसको गंधीय सूचक यानी कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, हिंदी में गंधीय सूचक बोलते हैं। वनीला एक्सट्रैक्ट, वनीला से निकाला गया एक वनीला एक्सट्रैक्ट होता है, ये भी वही रिजल्ट दिखाएगा। एसिड में इसकी स्मेल चले रहेगी, बेस में चली जाएगी। आमतौर पर बेस में स्मेल लूज होता है। और लौंग तेल होता है ना, क्लॉव ऑयल। तो तीन आपके सामने ये इंडिकेटर में पहले ही बता दे रहा हूं, ये ऑल फैक्ट्री है। लौंग का तेल जो है ना, ये भी क्या होगा, एसिड में आमतौर पर स्मेल बनी रहती है, लूज होता है बेस में, बहुत से बेस, बहुत से बदलाव होता है बेस में, ऐसे समझ लो। याद रख लोगे आप, ये याद रखना ही है, इनको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहा जाता है। और खास करके ये इंडिकेटर उन लोगों को एसिड बेस पहचानने में सीधे सीधे हेल्प करता है जो विजुअली देख नहीं पाते, जो ब्लाइंड है। स्टूडेंट है मान लीजिए, उनको एसिड बेस पहचानना है लैब में, उनको अब वो लिटमस पेपर यूज कर नहीं सकते क्योंकि वो देख नहीं पाएंगे, है ना।
वो टर्मरिक यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो कलर चेंज करके बताता है, और वो देख ही नहीं पाएंगे तो फिर कैसे पता चलेगा। तो कभी कभी एक प्रश्न पूछ देते हैं कि कोई व्यक्ति अगर, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दे देंगे कि कोई व्यक्ति अगर विजुअली ब्लाइंड है और उसे एसिड बेस पहचानना है तो उसके लिए बेस्ट इंडिकेटर क्या होगा, तो ऑब्वियसली ऑल्फैक्टरी होगा, क्योंकि आंख वाला सेंस काम नहीं कर रहा है लेकिन सूंघने वाला सेंस तो काम कर रहा है, तो उससे वो पता लगा सकता है। तो ये पॉइंट आप सीधे सीधे याद रखिएगा। बैक टू द वापस ओरिजिनल पॉइंट इंडिकेटर पे आ जाते हैं। ठीक है, इंडिकेटर की बात कर रहे हैं ना, थोड़ा सा तो आइडिया मिल गया है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये सोप वाला भी केस हमें पता चल गया। नेचुरल इंडिकेटर की हमने बात की, लेकिन इंडिकेटर 3 तरह के होते हैं, वो मैंने अभी आपको थोड़ा सा बता दिया, और उसी को अभी और मैं डिकोड कर दूंगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे लिखा है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। हाउ मेनी सिंथेटिक इंडिकेटर्स इन द केस ऑफ एग्जाम्पल वी हैव डिस्कस्ड। अभी उसका हमने पूरा डिटेल नहीं पढ़ा है, लेकिन थोड़ी सी हमने बात की। एग्जाम्पल के तौर पर मिथाइल ऑरेंज हो गया या फिर फिनोक्सिलिन हो गया। So methyl orange and phenolphthalein are best common synthetic indicator. You can use these chemicals to test whether given substance is acidic or basic. How? ये थोड़ा वेट करो। हल्दी वाला तो समझ में आ गया, टर्मरिक वाला केस आपको समझ में आ गया, आपको लिटमस वाला भी ऑलरेडी समझ में आ गया। मिथाइल ऑरेंज या फिनोक्सिलिन वाला नहीं आया, कि मतलब ये है, हमें पता है कि इंडिकेटर है, बट कौन किस कलर का चेंज होता है, कैसे पता चलता है, ये थोड़ा सा वेट करो, अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, उससे पहले एक नोट पॉइंट मैं चाहूंगा कि यहीं पे आप लोग याद रख लो, क्योंकि थोड़ा सा मैंने बताया है कि लिटमस जो है ना, ये लाइकेन प्लांट से तैयार किया जाता है, और लिटमस सॉल्यूशन भी हो सकता है और लिटमस का पेपर भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। देखो यहां लिखा है ना लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस का सॉल्यूशन भी तैयार हो सकता है। इज अ बेसिकली पर्पल डाई। अगर लिटमस का आपने सॉल्यूशन बनाया तो एक पर्पल कलर का एक पर्पल सब्सटेंस है, डाई है ना, रंगीन पर्पल टाइप का। And it is extracted from lichen, which is extracted from lichen. So lichen is basically plant, nothing symbiotic relation वाला plant है जो बायोलॉजी में आप पढ़ते हो। तो lichen plant ही है एक तरीके से। ये एक प्रश्न है, पूछ सकते हैं, याद रखना। So litmus solution, even litmus paper can be extracted from lichen, a plant belonging to division of Thallophyta. It's a Thallophyta plant, simple category का plant ही है ना। And litmus solution is commonly used as indicated. You know that. Even solution can be used and litmus paper can be used. When the litmus, अभी देखो यहाँ पेपर की बात नहीं हो रही है, यहाँ सॉल्यूशन की बात हो रही है। अब देखो इस चित्र को देखो, और जो बात यहाँ पे लिखी हुई है वो आपको समझ में आ जाएगा। लिटमस सॉल्यूशन बाहर से डाला जा रहा है। एक सॉल्यूशन में जैसे ही आपने लिटमस सॉल्यूशन डाला, ये रेड हो गया, और रेड एसिड की पहचान थी, अभी मैंने पेपर में भी बताया था कि ब्लू वाला रेड में हो जाता है। और जैसे ही लिटमस सॉल्यूशन को इस सॉल्यूशन में डाला तो ये ब्लू हो गया। तो ये बेस की पहचान है, ये एसिड की पहचान है। लिटमस इटसेल्फ पर्पल कलर का डाई होता है, सॉल्यूशन की अगर बात करें तो। सो व्हेन लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक और बेसिक, इट्स कलर इज पर्पल। नेचुरली ये पर्पल होता है, जिसमें कोई एसिडिक बेसिक नेचर अभी नहीं है। इसको एसिड बेस से हमने नहीं मिलाया, मतलब हमने ऐसे पदार्थ में मिला दिया जिसमें कोई एसिड बेस है ही नहीं, न्यूट्रल है ना, तो पर्पल कलर का रहेगा। ठीक है, there are many other natural materials like red cabbage leaves, बंद गोभी की पत्तियों की बात हो रही है, टर्मरिक, colored petals of flowers such as hydrangea, putinea, geranium, इन सब फ्लावर के जो कलरफुल पार्ट होते हैं ना, उसकी बात हो रही है। These all are the example of natural indicators, as these can indicate whether given substance is acidic or basic. तो ये नेचुरल के ये सारे एग्जाम्पल है, मैंने दो बोला था, हल्दी और लिटमस, यहाँ तो कई सारे आ गए। फ्लावर्स की बात हो रही है, which indicate the presence of acid or base in a solution. These are called acid base indicator or sometimes simply indicators, but these are the example of natural indicators. As we know that there are many other indicators also available, which are synthetic indicator like methyl orange and phenolphthalein वगैरह वगैरह, है ना। तो अभी मैंने दो तीन बातों के बारे में आपसे क्लियरली बोला है, ये सब आपको याद रखना है। लिटमस का कहां से, किस प्लांट से प्राप्त होता है, लाइकेन से प्राप्त होता है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि लिटमस पेपर भी अवेलेबल है, सॉल्यूशन भी। तो लिटमस सॉल्यूशन ओरिजिनली कैसा होता है, जब कोई एसिड बेस के साथ वो नहीं रहेगा तो वो पर्पल होता है, ठीक है ना। लेकिन एसिड में
क्या रिजल्ट देगा और बेस में क्या रिजल्ट देगा, ये आपको यहाँ भी विजुअल में दिख रहा है। पेपर वाला भी दिख रहा है, ये रहा, और सॉल्यूशन वाला भी दिख रहा है ना। तो यहीं से हम लोग केमिकल बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस, इसकी शुरुआत इंडिकेटर से ही करेंगे कि लैब में किसी सब्सटेंस को कैसे पहचानेंगे कि वो एसिड है या बेस है। मुझे लगता है अब इतने इंडिकेटर्स की हमने बात की है ना कि ये अलग से बताने की जरूरत नहीं है। जो इंडिकेटर अभी नहीं बताया वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। So the indicators, these indicators, there are many indicators, tells us whether substance is acidic or basic by change in color. These are some substances whose order, there are some substances whose order changes in acidic and basic media. So basically, yes, some substances, some materials basically change the color to indicate whether given substance is acidic or basic. And some other substances are also available around us which can change the smell in basic solution and remain the smell intact in acidic solution, through which we can also identify the given substances acidic or basic. तो वहां पे भी हम एसिड बेस पहचान सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी, अभी मैंने पहले ही बता दिया। तो दीज आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक तो है। तो ये चीज मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया कि तीन तरह के इंडिकेटर है। अब इन तीनों को, इसमें ये तो हमने डन कर लिया। क्या क्या याद है आपको इन तीनों में कौन कौन था? प्याज, वनीला एक्सट्रैक्ट और लौंग का तेल। क्या कॉमन थी इसमें? एसिड में तीनों के स्मेल बने ही रहते थे, लेकिन बेस के अंदर इन तीनों के स्मेल लूज हो जाते थे। ये मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ऐसे याद रखना। अब नेचुरल इंडिकेटर में लिटमस बता दिया, हल्दी भी बता दिया, और भी कुछ नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। तो ये अगर एक्स्ट्रा पॉइंट आप याद रखना चाहो तो ये याद रख सकते हो। ये देखो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, जितने भी अभी दिख रहा है ना, इसमें से कुछ मैंने बताया, सारे नहीं बताए। पहला है लिटमस सॉल्यूशन इंडिकेटर है। ओरिजिनली ये पर्पल होता है, मैंने पहले ही बताया था, ये डन है। एसिड में रेड हो जाएगा और बेस में ब्लू हो जाएगा। ओके जी, डन, ये पहले से पता है। टर्मरिक हमें पता है, सॉल्यूशन बनाओ या टर्मरिक का पेपर बनाओ, मतलब पेपर के ऊपर हल्दी का लेप चढ़ा दो, ठीक है ना। ये येलो रहता है ओरिजिनली, और एसिड में भी कलर चेंज नहीं होगा, येलो ही रहेगा, लेकिन रेड हो जाता है बेस में, तो ऑलरेडी डन है। ये दोनों तो पहले बता दिया। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पहले मैं यहाँ नीचे वाला बता देता हूँ, चाइना रोज। चाइना रोज जानते हो, देखा होगा, ये इसकी बात हो रही है। ये होते हैं ऐसे, इसके पीटल्स ऐसे, ठीक है ना। और चाइना रोज ये है आपका सॉल्यूशन। आपने, ये मुझे नहीं पता ये एसिड है या बेस है, ये भी नहीं पता। इसमें आपने डाला चाइना रोज और इसमें आपने डाला चाइना रोज। अगर ये चाइना रोज को एक सॉल्यूशन में डालने से ये ग्रीन हो गया, जो कि दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है ना ग्रीन, तो पक्का ये बेस है। और ये मेजेंटा हो गया तो ये एसिड है। ये आप देख रहे हो, एक सेकेंड, हाँ जी। तो ये रेड है, आपने ये हल्का सा रेड या पिंक टाइप का है, ये बना लिया। आपने इसे एसिड के सॉल्यूशन के साथ मिलाया, अगर मेजेंटा हो गया तो एसिड है और ग्रीन हो गया तो बेस। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं समझता हूं। ये नेचुरल इंडिकेटर में सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखो। और बाकी चौथा ऑप्शनल है, पांचवा ऑप्शनल है। आप याद रख सकते हो तो याद रख लो। बीट रूट जूस जो होते हैं ना, वो पर्पल कलर का होता है, एसिड में पर्पल ही होता है, बेस में येलो हो जाता है। और बंद गोभी वाला जो उससे बनाते हैं ना, पर्पल कलर का ही होता है, एसिड में पिंक या रेड, और ग्रीन येलो हो जाएगा बेस में। लेकिन 1 2 3 आपको जरूर याद रखना है। चौथा पांचवा आपके ऑप्शन पे मैंने छोड़ दिया, आपको याद रखना है तो याद रखो। इससे बाहर कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ किसी भी तरीके से पूछते। बाकी एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बता दिया, हल्दी वाला नेचुरली पीला ही रहेगा, एसिड में भी पीला रहेगा, लेकिन लाल हो जाता है किसमें, बेस के साथ। तो इंडिकेटर की सारी कहानी, नेचुरल इंडिकेटर की सारी कहानी हमें समझ में आ गई। ओके जी, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे सामने क्या है? दूसरा इंडिकेटर सिंथेटिक इंडिकेटर, जिसमें पहला है मिथाइल ऑरेंज, और मिथाइल रेड भी ले सकते हो। तो ये पहले का ए और पहले का बी ले लिया, ठीक है। देखो मिथाइल ऑरेंज नेचुरली न्यूट्रल सॉल्यूशन में ऑरेंज रहेगा, क्योंकि खुद ही ऑरेंज होता है। एसिड में भी वैसा ही रेड ऑरेंज लगभग एक ही जैसा है, तो बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। लेकिन बेस में ये येलो हो रहा है। तो अगर मिथाइल रेड है आपके पास, एसिड में रेड ही रहेगा,
बेस में येलो होगा, या मिथाइल ऑरेंज है तो एसिड में ऑरेंज या रेड टाइप का ही रहेगा, बदलाव बेस में। मतलब किसी सॉल्यूशन में आप मिथाइल ऑरेंज को या मिथाइल रेड को डालो, आप देखो कि मिथाइल रेड रेड ही है, नहीं चेंज हुआ, तो समझ लो वो एसिड है। अगर पीला हो गया तो वो अल्कली या बेस है। तो एक समझ में आ गया। फिनोप्थलीन ये दूसरा इंडिकेटर था। इट्स अ कलरलेस, ये रंगहीन होता है, खुद ही नेचुरली कलरलेस होता है, और अगर नेचुरल के साथ जाएगा तो कलरलेस रहेगा। लेकिन जैसे ये एसिड में जाता है तो कोई चेंज होता है? ज्यादातर एसिड के केस में हमने देखा चेंज तो नहीं होता है, बेस में चेंज होता है। तो अगर कोई सब्सटेंस जिसके बारे में आपको नहीं पता है कि वो एसिडिक है या बेसिक है, उसमें आप फिनोप्थलीन डालो, और फिनोप्थलीन के डालने से वो स्टिल कलरलेस ही रहा, तो ये पक्का है कि कोई ना कोई एसिड है। लेकिन अगर वो पिंक हो गया भाई साहब, तो ये बेस है, क्योंकि फिनोप्थलीन बेस के साथ ही पिंक होता है। तो ये भी कलर से पता चल गया ना। तो ये सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी पहले ही बता दिया। तो इंडिकेटर की कहानी डन है। अब मैं अगर आपसे कुछ प्रश्न पूछूं यहां से सिंपली, which of the following can be used as an acid base indicator by visually impaired students? आपको प्रश्न समझ में आया कि कोई स्टूडेंट है जिसको इंडिकेटर यूज करना है एसिड बेस पहचानने के लिए, लेकिन वो विजुअली चैलेंज्ड है, वो देख नहीं पाता है, तो क्या उसके लिए लिटमस पेपर बेस्ट ऑप्शन है? मैं कहूंगा नो, क्योंकि लिटमस तो कलर से बताता है और ये देख ही नहीं पाएगा कलर। टर्मरिक, ये अब ये नहीं कह सकते कि कोई दूसरा उसको कलर बता देगा, खुद ही करना उसको, है ना। उसका अपना विजुअल पॉइंट, मतलब विजुअलिटी उसकी क्लियर नहीं है, तो क्या दूसरे सेंस से वो अपना काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, और खास करके स्मेल वाला सेंस तो प्याज से वो पता लगा लेगा, वनीला से, लॉन्ग टेल से। बाकी ये सब कलर से बताता है ना, कोई बात नहीं, तीसरा ऑप्शन उसके पास है, उससे पता लगा लेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है, ये भी बड़ा सिंपल प्रश्न है, आराम से इसका आंसर निकाल सकते हो कि सिंथेटिक इंडिकेटर कौन है। हमने तीनों इंडिकेटर के एग्जांपल्स को अभी डिकोड किया है। तो टर्मरिक, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और चाइना रोज में से सिंथेटिक केमिकल किसको बोला जाएगा? टर्मरिक बोलेंगे नहीं, लिटमस भी नहीं बोलेंगे, चाइना रोज ये सब प्लांट वाला है, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थलीन, मिथाइल रेड, यही सब तो होता है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं केमिकल बिहेवियर में भी नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। क्या है? हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल। देखो, एक सवाल के रूप में ये टॉपिक हमारे सामने आया है कि अगर मान लीजिए कोई एसिड है और ये किसी मेटल से इन जनरल रिएक्ट करते हैं, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन भी होते हैं लेकिन वो बाद में बात करेंगे, फिलहाल इन जनरल क्या होता है। जब कोई एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट के तौर पर कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई सब्सटेंस सॉल्ट के तौर पर बनेगा, और सबसे बड़ी चीज है हाइड्रोजन गैस का बनना। सबसे जरूरी चीज यही है। देखो, एक एसिड मेटल से रिएक्ट कर रहा है, एग्जांपल भी मैं समझा दूंगा, एक्टिविटी भी समझा दूंगा, तो कोई ना कोई करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा, और सबसे बड़ी पहचान है कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस बनती है। सो हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व द मेटल इन द अबव रिएक्शन। अब वो रिएक्शन क्या है अभी मैं बताऊंगा, लेकिन मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो मेटल क्या करेगा, एसिड में हाइड्रोजन होता है ना, H प्लस आयन इसकी पहचान है, उसको रिप्लेस करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। अभी मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ। पहले ये स्केलेटन आपको पता होना चाहिए कि एसिड मेटल से रिएक्ट करता है, कोई कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा एंड हाइड्रोजन। एसिड की बात पहले मैं बताता हूँ। एक एक्टिविटी आप देखो, ये एक टेस्ट ट्यूब लिया एक्टिविटी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। और इसमें ना आप एक पावरफुल एसिड लिया, डाइल्यूट करके, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड ठीक ठाक स्ट्रेंथ होता है लेकिन डाइल्यूटेड है, ठीक है। तो डाइल्यूटेड ये ले लिया, और इसमें ना आपने जिंक, जिंक क्या है, जिंक मेटल है ना, जिंक के दाने डाले, तो दैट मीन्स जिंक प्लस जिंक मेटल हो गया H2SO4 प्लस जिंक, इस तरीके का रिएक्शन। जब ये रिएक्शन हुआ ना तो यहां पे कुछ बबल्स टाइप के कुछ निकले, ये हाइड्रोजन है पक्का, क्योंकि मेटल जब इससे रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस बनता है अलॉन्ग विद सॉल्ट। और इसी को डिलीवरी ट्यूब से आप यहां से थोड़ा सावधानी से बाहर निकालो, ऐसे चेक करने के लिए, फिर सोप सॉल्यूशन में इसको गैस को लाओ, और यहां से ये बबल्स ये बाहर निकलेंगे, और यहां जलती हुई कैंडल को जब आप ले जाओगे ना तो एक फट की आवाज निकलेगी, आवाज पॉप साउंड, ये छोटा सा विस्फोट है, ये पॉप साउंड जो है ना,
ये हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन को आप देख तो नहीं सकते ना, तो हाइड्रोजन के प्रेजेंस को ये पॉप साउंड ही बताएगा कि कहीं अगर फट सी आवाज निकली, जलते हुए कैंडल को ले जा रहे हो, फट, समझ लेना वो हाइड्रोजन। तो ये एक्सपेरिमेंट में यही बताया गया, बाकी मैं आपको समझाऊंगा नहीं कि क्या किया गया है। जिंक का दाना H2SO4 के साथ लेकर के एक्सपेरिमेंट किया, तो फट के साउंड से इंडिकेट हो गया कि यस हाइड्रोजन हैज बीन फॉर्म्ड, है ना। तो कहा गया, यस 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 यस, ठीक है। सो एसिड में मेटल के साथ रिएक्शन हुआ, सॉल्ट बना, और ये कैसे बना, ZnSO4 प्लस H2, ठीक है ना, ये रिएक्शन हो गया, चलो ठीक है, डन है। अब कुछ अलग से मुझे पढ़ना नहीं है, बताना नहीं है, मुझे लगता है यस। द मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन, जो मेटल है एसिड से हाइड्रोजन को हटा करके हाइड्रोजन गैस बना रहा है, एंड कंपाउंड सॉल्ट भी बनता है। एंड समराइज ऐसे कर सकते, स्केलेटन ऐसे लिख सकते, बेस के साथ भी देखो, ये बेस है, ये एक सॉल्ट बनता है सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस यहां पे निकलती है, लेकिन you again find that hydrogen is formed in this reaction. So metal is reacting with base, then hydrogen is also formed along with salt. However, such reaction are not possible with all metals. तो कभी कभी कुछ मेटल के साथ ये रिएक्शन नहीं होता है, खास करके अगर देखा जाए तो HCl होता है ना, HCl कॉपर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, नो रिएक्शन। कॉपर एक्चुअली में हाइड्रोजन से नीचे होता है, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, एक्टिविटी सीरीज का ही कॉन्सेप्ट है, जो मेटल नॉन मेटल में आपने पढ़ा होगा पहले, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं ना, नहीं तो आगे आप पढ़ोगे। तो यहां रिएक्शन नहीं होता है, कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो अपवाद अपनी जगह पे है, लेकिन इन जनरल अगर एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग सॉल्ट अलॉन्ग विद हाइड्रोजन, ये ठीक बात है, ठीक है। तो एक पॉइंट तो हो गया, एसिड का या बेस का मेटल के साथ इन जनरल क्या रिएक्शन होता है। हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा प्रश्न क्या है कि मेरे पास अभी एसिड है, मान लो कोई, अभी सिर्फ मेटल नहीं बल्कि मेटल का कोई कंपाउंड लिया, वो भी मेटल का कोई कार्बोनेट लिया, या फिर ऐसे और लिख दो, मेटल का बाइकार्बोनेट लिया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो क्या होगा। ये सब याद रखना है, भूलना नहीं है, बड़ा आसान है। देखो जैसे सोडियम कार्बोनेट लिया जा रहा है, ये कार्बोनेट ही है ना, और नीचे क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडा, है ना। तो सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करवाया जा रहा है, क्या होगा। इन जनरल ऐसे समझ लो कि अगर आप मेटल कार्बोनेट लो या फिर मेटल बाइकार्बोनेट यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिड से रिएक्ट करो, तो कोई ना कोई कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा, और पानी भी निकलेगा, साथ ही साथ इसकी पहचान है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। यानी समरी क्या है, जब मेटल सीधा एसिड से रिएक्ट करता है तो वहां पे गैस निकलती है, वो हाइड्रोजन है, लेकिन जब एसिड मेटल के कार्बोनेट से या बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है, तो जो गैस वहां निकलती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ना कि हाइड्रोजन, अलॉन्ग विथ सॉल्ट और वाटर तो है ही। तो ये दो पॉइंट ऐसे ही याद रखना है, ठीक है ना, ये पूछा जा सकता है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये कार्बोनेट में सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट एग्जांपल है, बाकी कैल्शियम कार्बोनेट भी तो होता है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट मतलब कार्बोनेट है बट कैल्शियम मेटल का, सोडियम कार्बोनेट कार्बोनेट है सोडियम मेटल का, सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट है बाइकार्बोनेट है सोडियम मेटल का, है ना। तो एक चीज आप याद रखिएगा कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, उसको कई बार हम मार्बल भी कहते हैं, तो लाइमस्टोन भी कहते हैं, लाइमस्टोन का भी फॉर्मूला CaCO3 होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। चौक एंड मार्बल क्या लिखा हुआ है, लाइमस्टोन, ये भी पूछा जा सकता है, चौक एंड मार्बल, केमिकली ये तीनों का फॉर्मूला सेम है, और ये तीनों के तीनों क्या है भाई साहब, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि ये भी एक तरीके का मेटल
कार्बोनेट है, कोई कंफ्यूजन नहीं। So all metal carbonates and metal hydrogen carbonates react with acid to give corresponding salt, carbon dioxide, this is mean, and water. डन है, कंप्लीट है। कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, एक्टिविटी से कुछ जानना है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, लेबल देम एज ए एंड बी। 2 टेस्ट ट्यूब ले और उसे ए और बी के रूप में लेबल कर दो, कोई बात नहीं। टेक 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट लिया, Na2CO3, ए टेस्ट ट्यूब में ले लिया, ठीक है, ये ए है, इसमें हमने ले लिया सोडियम कार्बोनेट। देखते हैं क्या बताया जा रहा है इसमें। बहुत कम लिया, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब ए एंड अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि इसको हमने बी में ले लिया, ये बी है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया, ठीक है, ओके। अब दोनों में आपको एसिड डालना है, दोनों में, इसमें भी इसमें भी। व्हाट यू ऑब्जर्व, देखो एक गैस तो निकलेगी क्योंकि एसिड ही डालना है और कार्बोनेट है, ये रिएक्शन तो शायद अभी मैंने आपको यहां पे बताया है, ये रिएक्शन है, CO2 बनेगा। और क्या हाइड्रोजन की तरह CO2 को भी ऐसे इनडायरेक्टली पहचाना जा सकता है, क्योंकि CO2 को आप देख तो नहीं सकते ना ऐसे, तो हाइड्रोजन ऐसे फट की आवाज के साथ बता देता है कि यहाँ हाइड्रोजन है। मोमबत्ती लाते हो ना, जहां हाइड्रोजन गैस होगी फट की आवाज आएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे पहचानोगे कि हाँ कार्बन डाइऑक्साइड बना है, तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला जा रहा है। अब जो भी रिएक्शन होगा कुछ ना कुछ गैस बनेगी, और ये चलो ठीक है, वो हमें ऑलरेडी पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बना है, अगर नहीं पता होता तो कैसे पता चलता कि कोई गैस बनी है नहीं। तो अब क्या कह रहा है ये एक्सपेरिमेंट कि पास द प्रोड्यूस गैस इन ईच केस थ्रू लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना CaOH2, इसको लाइम वाटर कहते हैं। और शायद मे भी आप जानते होंगे कि जब लाइम वाटर से आप कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करते हो ना, फ्लो करते हो ना, तो वो एकदम मिल्की हो जाता है। लाइम वाटर का मिल्की टर्न होना CO2 को इंडिकेट करता है, जैसे फट की आवाज, पॉप की आवाज हाइड्रोजन को इंडिकेट करता है। देखो यहाँ पे है, ऐसे ही कुछ है। सोडियम कार्बोनेट लिया, मेटल कार्बोनेट है, टेस्ट ट्यूब है, उसमें कोई एसिड डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, कोई गैस बनी होगी, है ना, और उस गैस को इस डिलीवरी ट्यूब से निकालो, ये पक्का कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और यहां निकालोगे तो एकदम मिल्की हो जाएगा। होने दो, तो यही तो बताता है। तो टेस्ट ट्यूब ए में ये रिएक्शन हुआ, डन है जी। टेस्ट ट्यूब बी में भी, दोनों में कॉमन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, और सॉल्ट भी वही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बना। ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर, वो मिल्की हो जाएगा, और इवन लाइम वाटर से ये एक प्रेसिपिटेट बनेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाओगे ना, तो ये प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस, कैल्शियम कार्बोनेट। और जब बहुत ज्यादा आप ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, जब ज्यादा ही कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो करवाओगे, कुछ ज्यादा ही, तो एक तो पहले ही CaCO3 बन गया है, कैल्शियम कार्बोनेट तो पहले से ही बन गया, और पास करवा रहे हो, सॉल्यूशन है और पास करवा रहे हो। तो अब ये देखो CaHCO3 होल ट्वाइस बना, सॉल्युबल इन वाटर, ये बन गया, ठीक है ना। तो ये चीज होती है। सो टर्न हो रहा है, अगर मिल्की हो रहा है तो भी वो CO2 को इंडिकेट कर रहा है। और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि लाइम वाटर CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। फिर बहुत ज्यादा CO2 पास होगा तो ये CaHCO3 होल ट्वाइस बन जाएगा, है ना। तो ये पूरा का पूरा केस है। अभी जो हमने डिस्कशन किया है, जो पॉइंट हमने पढ़ा है, उसके आधार पर ये प्रश्न आप बता सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड। मार्बल, लाइमस्टोन, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, और लाइम। इनमें से कौन सा आपको ऐसा सब्सटेंस दिख रहा है यहाँ फिलहाल, जिसके बारे में आप ठीक ठीक बता सकते हो कि भाई साहब ये तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा। तो जो कार्बोनेट होगा या हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा वो तो देगा ही देगा एसिड के साथ रिएक्ट करके। इनमें से कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट कौन नहीं है, हमने देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट के एग्जाम्पल में लिखा भी था, लाइमस्टोन भी है, चौक भी है, मार्बल भी है।
ये तो देगा ही देगा ना। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? मार्बल हो नहीं सकता है, लाइमस्टोन, और ये भी कार्बोनेट है, बेकिंग सोडा। ये लाइम जो है ना, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कार्बोनेट नहीं है। तो यही नहीं देगा, बाकी सब देगा। ठीक है। सॉल्यूशन रिएक्ट विथ क्रश्ड एग सेल टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। द सॉल्यूशन कंटेन्स, देखो ये भी इनडायरेक्ट प्रश्न एक पूछा गया है आपसे कि अंडे होते हैं ना, एग, एग के जो ऊपर वाले जो सेल होते हैं ना, उसका उसका उसको उसको तोड़ दो। ठीक है ना। अब ये किसका बना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तो सोचो, हमने ये बना दिया उसका, अंडे का ऊपर वाला जो शेल है। ठीक है, क्लियर है। अब ये क्या कर रहा है, सॉल्यूशन रिएक्ट विथ क्रस्ट एग, इसके साथ एक सॉल्यूशन है, मुझे नहीं पता ये क्या सॉल्यूशन है, लेकिन ये अंडे का जो ऊपर का टूटा हुआ हिस्सा है, सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और उससे जो कुछ भी बना है ना, वो कोई एक गैस निकला है, और लाइम वाटर को मिल्की कर दिया, तो ये पक्का है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला। तो सवाल ये है कि अब ये सॉल्यूशन क्या है। ऑब्वियसली ये कार्बोनेट होता है, अंडे का ऊपर वाला हिस्सा कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये कार्बोनेट है। और हमें ये पता है कि जब कार्बोनेट किसी एसिड से रिएक्ट करता है तभी CO2 गैस निकलती है, और CO2 ही लाइम वाटर को मिल्की करता है। तो इन ऑप्शंस में एक ही एसिड है, क्योंकि ये तो सॉल्ट है, तो बी आंसर नहीं होगा, ऐसे सोचो। ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने केमिकल बिहेवियर में ये सारे पॉइंट्स देखे, ये हमने देख लिया, समझ लिया, लेकिन आगे और भी पॉइंट्स हैं। हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, एक एसिड किसी बेस से रिएक्ट करता है तो क्या होता है। ठीक है ना, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। देखो, अगर 2 लेक्चर होगा तो 2, 3 लेक्चर होगा तो 3, मतलब 45-50 मिनट्स का लेक्चर होगा, बहुत लंबा नहीं करूंगा, ताकि स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ में आ जाए। तो यहां से हम लोग अगले क्लास में चीजों को कैरी करेंगे, और फिर उसके बाद आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा, अगले सेशन में बताऊंगा, ये बात पक्की है। ठीक है। और जाते जाते आपसे यही बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कर सकते तो शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस सेशन को पहुंचाइए, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आपने सही से इसको समझ लिया तो। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय।